तो चलिए जी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और एग्जाम की तैयारी में आप लोग क्या होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और ये आज की क्लास में क्या आप लोग के लिए लेकर आए हैं, याद रखिएगा, बिहार जीके क्लास। बिहार जीके की क्लास को लेकर आए हैं। इसमें आप लोग को क्या करेंगे, बिहार के बारे में पूरा जानकारी देंगे। संक्षिप्त अवलोकन मतलब यही होता है कि बिहार के बारे में पूरा जानकारी देना। ठीक है। और इसमें आप लोग को देखिएगा, किसी भी आप लोग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध हो गया, चाहे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, सभी एग्जाम के लिए क्लास फायदेमंद होगा। ठीक है। और ये आशा करते हैं ये जो क्लास है, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट क्लास होगा। ठीक है। सबसे बेस्ट क्लास होगा यूट्यूब का। ठीक है। इसमें देखिएगा बहुत ही बारीकी तरीका से समझाया गया, बहुत ही बारीकी तरीका से समझाया गया। और ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, सब लोग शेयर करेंगे क्लास को। पहले सब लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे बाबू। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले बिहार का संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बिहार का संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग को पहले देखेंगे भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, यानी कि बिहार के भौगोलिक स्थिति और यानी कि विस्तार के बारे में जानेंगे। इसमें देखिएगा अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा और 10 सेकंड हो जाएगा। उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक हो जाएगा। ठीक है। और देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड हो जाएगा। और पूर्व से और याद रखिएगा 88 डिग्री और 17 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा पूर्व से। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। भारत में इसकी स्थिति क्या है ना, कि भारत में बिहार की स्थिति क्या है, याद रखिएगा। भारत में बिहार की जो स्थिति, याद रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। याद रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग में कौन है, याद रखिएगा, बिहार स्थित है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और बात किया जाए कि राज्य की आकृति कैसी है, यानी कि बिहार की आकृति कैसी है, तो हमेशा याद रखिएगा आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा हमेशा आयताकार है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है। बिहार की आकृति हमेशा याद रखिएगा आयताकार है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे आप लोग को देखना है बढ़िया से। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बिहार का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार का मैप दिया हुआ है। ठीक है। बिहार का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और बात किया जाए पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है, याद रखिएगा, यानी कि लंबाई की बात किया जाए तो याद रखिएगा 483 किलोमीटर से, यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है। और यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की पूछा जाए तो याद रखिएगा, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 345 किलोमीटर। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। ठीक है। यानी कि अगर बिहार के, यानी कि देखिएगा, बिहार का अगर जीके नहीं पढ़े आप लोग बेसिक रूप से, तो इस क्लास के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक तरीका से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, परमंडल से संबंधित जिले, परमंडल से संबंधित जिले हैं। देखिएगा यहाँ पर परमंडल पहले कौन कई गो है, याद रखिएगा, परमंडल हो जाएगा 9। याद रखिएगा कितने परमंडल है, याद रखिएगा 9 परमंडल है। कितने परमंडल है, तो हमेशा याद रखिएगा 9 परमंडल है। कितने, याद रखिएगा 9 परमंडल है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, पटना परमंडल के। देखिएगा पहले पटना परमंडल पूछेंगे, तो इसमें जिलों की संख्या कितना है, याद रखिएगा, पटना परमंडल के अंदर अंतर्गत याद रखिएगा 6 जिला आता है। पटना परमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा 6 जिला आता है, जिसमें यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि पटना परमंडल के मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना ही हो जाएगा। ठीक है। और संबंधित जिले हो जाएगा, पटना पहला हो गया, दूसरा नालंदा जिला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भोजपुर जिला, और चौथा हो जाएगा बक्सर हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा कैमूर, और छठा हो जाएगा रोहतास। ठीक है। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखिएगा दूसरा परमंडल है तिरहुत परमंडल। देखिएगा तिरहुत परमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, याद रखिएगा 6 जिले आते हैं। तिरहुत परमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, याद रखिएगा 6 जिले आते हैं। इसमें देखिएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा,
मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, जहाँ का शाही लीची जो कि क्या है, प्रसिद्ध है। शाही जिले यानी कि मुख्यालय इसका है, याद रखिएगा शाही लीची कहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर की लीची यानी कि शाही लीची याद रखिएगा प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। यानी तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, याद रखेंगे तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जिला का नाम देखिएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण पहला जिला आ जाएगा, पूर्वी चंपारण दूसरा जिला आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर आ जाएगा। चौथा की बात करें जब वैशाली आ जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, सीतामढ़ी आ जाएगा, शिवहर आ जाएगा, याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आता है सीतामढ़ी भी और शिवहर भी आता है, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रमंडल का नाम है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, याद रखिएगा 3 जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा दरभंगा में ही होगा। और बताइएगा 3 जिले का नाम कौन कौन है, याद रखिएगा मधुबनी पहले आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा दरभंगा, तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा समस्तीपुर आ जाएगा, तीसरा कौन आ जाएगा तो याद रखिएगा समस्तीपुर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा चौथा प्रमंडल है कोशी प्रमंडल, देखिए कोशी प्रमंडल है, इसके अंतर्गत भी याद रखिएगा 3 जिला आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी याद रखिएगा 3 जिला ही आता है। पहला हो गया सहरसा, कौन हो जाएगा, याद रखिएगा सहरसा, इसका मुख्यालय हो जाएगा, मुख्यालय की बात किया जाए याद रखिएगा मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा सहरसा हो जाएगा। यानी कि कोशी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा सहरसा हो जाएगा। कोशी प्रमंडल का मुख्यालय ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जिला देखिएगा 3 आता है, जिसमें सुपौल आ गया, मधेपुरा आ गया, सहरसा आ गया, ठीक है। अगला यानी कि प्रमंडल देखिएगा पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा 4 जिला आता है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा 4 जिला आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा मुख्यालय की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा पूर्णिया हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा पूर्णिया ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय भी पूर्णिया ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है, यानी कि अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रमंडल है भागलपुर, देखिएगा भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा 2 जिला आता है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा 2 जिला आता है और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा भागलपुर प्रमंडल के मुख्यालय हो जाएगा भागलपुर ही, ठीक है। याद रखिएगा भागलपुर प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा भागलपुर ही, भागलपुर प्रमंडल के मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए भागलपुर कौन कौन जिला हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहला भागलपुर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बांका हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग अभी तक कितने प्रमंडल को पढ़े, याद रखिएगा 6 प्रमंडल को पढ़े, ठीक है। 2 यानी कि 3 प्रमंडल और है, देखिएगा यहाँ पर। तीसरा देखिएगा मुंगेर, देखिएगा मुंगेर प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे, मुंगेर प्रमंडल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7वां है जो याद रखिएगा मुंगेर प्रमंडल है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा 6 जिला आता है, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा 6 जिला आता है, जिसमें से याद रखिएगा इसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ, याद रखिएगा मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा मुंगेर ही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा मुंगेर ही, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर बात किया जाए कौन कौन जिला आता है, याद रखिएगा पहला तो मुंगेर हो गया, दूसरा जमुई हो जाएगा जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा हो जाएगा लखीसराय, चौथा हो जाएगा शेखपुरा, 5वां हो जाएगा बेगूसराय, छठा हो जाएगा खगड़िया हो जाएगा, ठीक है। छठा जिला कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा खगड़िया हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे 8वां प्रमंडल का नाम है सारण प्रमंडल, देखिएगा सारण प्रमंडल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारण प्रमंडल को बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर सारण प्रमंडल के बारे में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कितने जिले हैं, याद रखिएगा इसमें कितने जिले हैं, याद रखिएगा 3 जिले हैं। सारण प्रमंडल के अंतर्गत याद रखिएगा कितने जिले आता है, याद रखिएगा 3 जिले आता है, ठीक है। जिसमें इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, यानी कि सारण प्रमंडल का मुख्यालय की बात किया जाए, याद रखिएगा मुख्यालय जैसी ही बात किया जाए, याद रखिएगा छपरा लगा दीजिएगा, ठीक है। पूछ दिया जाए कि सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा छपरा, हमेशा लगाइएगा छपरा में, ठीक है। इसमें जिलों की संख्या 3 ही याद रखिएगा, जिसमें से हो जाएगा सारण हो जाएगा पहला, दूसरा सिवान हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला है 9वां प्रमंडल है, जिसका नाम है जो कि अंतिम प्रमंडल है, याद रखिएगा मगध हो जाएगा, मगध हो जाएगा जो कि अंतिम प्रमंडल है। देखिएगा इसमें जिलों की संख्या कितना है, सभी बताएंगे इसमें जिलों की संख्या कितना है, जो याद रखिएगा 5 हो जाएगा। इसमें जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 5 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा गया, यानी कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा गया हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इसमें अगर बात किया जाए कौन कौन जिला हो जाएगा, याद रखिएगा पहला हो जाएगा गया जिला, इसके अंतर्गत आता है औरंगाबाद जिला हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए, याद रखिएगा नवादा हो जाएगा।
जहानाबाद जिला हो जाएगा, अरवल जिला हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सब लोग आगे क्या करा है। जो यहाँ पर देखिएगा नोट में दिया हुआ है कुछ, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 38 जिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 38 जिले। और मंडलों की संख्या, यानी कि परमंडलों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 9 हो जाएगा। परमंडलों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 9 हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। परमंडलों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 9 हो जाएगा, ये आप लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर रखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पर करा कि प्रत्येक मंडल का प्रशासन एक आयुक्त द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मंडल का प्रशासन एक आयुक्त द्वारा किया जाता है, यानी कि डिविजनल कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर प्रमंडल का जो अथी है दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा प्रमंडल का छाप दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा तिरहुत प्रमंडल में आ जाएगा, पूर्वी चंपारण आ जाएगा, पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, ये सब तिरहुत प्रमंडल में आता है। ठीक है, ये सब तिरहुत प्रमंडल में आता है। सीतामढ़ी भी आ जाएगा तिरहुत ही प्रमंडल में, बिहार शिवहर भी आ जाएगा। ठीक है, शिवहर भी आ जाएगा यानी तिरहुत प्रमंडल में, मुजफ्फरपुर भी आ जाएगा, वैशाली भी आ जाएगा। और दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आ जाएगा, तो रखिएगा मधुबनी आ जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, समस्तीपुर आ जाएगा, ये सब क्या नहीं याद रखिएगा, दरभंगा प्रमंडल में आ जाएगा। कोसी प्रमंडल में देखिएगा सुपौल आ जाएगा, सुपौल आ जाएगा, मधेपुरा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या सहरसा आ जाएगा। ठीक है, सहरसा आ जाएगा, ये सब क्या है, याद रखिएगा सुपौल प्रमंडल में आ जाएगा। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में देखिएगा कौन कौन आ जाएगा, याद रखिएगा किशनगंज आ जाएगा, अररिया आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, कटिहार आ जाएगा। देखिएगा आप लोग को मैप के थ्रू भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैप के थ्रू भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा की क्लास कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्लास आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऊपर देख लिए, देखिएगा यहाँ पर अगला प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है देखेंगे। ठीक है, सब लोग भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है, सब लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है जी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भागलपुर प्रमंडल की बात किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। याद रखिएगा भागलपुर पहला हो जाएगा, भागलपुर जिला आ जाएगा, दूसरा बांका जिला आ जाएगा। याद रखिएगा भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत, याद रखिएगा यानी कि भागलपुर जिला आ जाएगा, दूसरा बांका जिला आ जाएगा, यानी कि 2 ही इसमें जिला आ जाएगा, कि भागलपुर प्रमंडल में याद रखिएगा दो ही जिला है। ठीक है, तीसरा देखेंगे मुंगेर प्रमंडल में, मुंगेर प्रमंडल में देखिएगा कितना जिला है, जमुई आ जाएगा इसके अंतर्गत, मुंगेर आ जाएगा, यानी कि खगड़िया आ जाएगा, और बेगूसराय आ जाएगा, लखीसराय आ जाएगा, शेखपुरा आ जाएगा, ये सब मुंगेर के प्रमंडल में आता है। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत देखिएगा यानी कि गया आ जाएगा, नवादा आ जाएगा, औरंगाबाद आ जाएगा, जहानाबाद आ जाएगा, अरवल आ जाएगा, ये सब याद रखिएगा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, पटना प्रमंडल के देखिएगा, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है, देखिएगा पहला तो पटना आ जाएगा, दूसरा नालंदा जिला आ जाएगा, तीसरा की बात किया जाए भोजपुर जिला आ जाएगा, चौथा की बात किया जाए रोहतास आ जाएगा, पांचवा की बात किया जाए कैमूर आ जाएगा, छठा की बात किया जाए याद रखिएगा कौन आ जाएगा, याद रखिएगा बक्सर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सारण प्रमंडल के अंतर्गत कौन आता है, याद रखिएगा सारण हो जाएगा, सिवान आ जाएगा, और गोपालगंज आएगा, यानी कि तीन ही इसमें डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैप के थ्रू भी आप लोग को क्या किए, पढ़ा दिए, मैप के थ्रू भी आप लोग को क्या किए, अच्छे तरीका से समझा दिए। ठीक है, ये आप लोग को खुद ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे, आगे सब लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा विशेष तथ्य, बिहार के विशेष तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, इससे भी आप लोग को एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है। देखिएगा बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 मार्च को, 22 मार्च को हमेशा रखिएगा बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल जैसी बात किया जाए, याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और भारत की पूछ दिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000, 32,87,000, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कुल जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा कुल जनसंख्या हमेशा याद रखिएगा 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 10,40,99,452 हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा है, लेकिन कुल जनसंख्या देखिएगा, याद रखिएगा कुल जनसंख्या, लेकिन वर्तमान में अभी की बात किया जाए तो याद रखिएगा 13 करोड़ 7,25,310 हो जाएगा। ये भी बिहार
में जाति जब जनगणना हुआ था, यानी कि जाति जनगणना कब हुआ था, याद रखिएगा 2022 और 23 में जाति जनगणना हुआ था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अनुसार यानी कि 2022 और 23 के अनुसार याद रखिएगा बिहार में जनसंख्या कितना था, याद रखिएगा 13,25,310 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई, यानी कि लंबाई देखिएगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक में लंबाई कितना है, यानी कि बिहार के उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, याद रखिएगा। इसका जो लंबाई हो जाएगा 345 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोग को मैप के थ्रू पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आपको मैप के थ्रू यानी कि पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर आगे है क्या है, आगे आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है बाबू। सेशन को लाइक करेंगे सब लोग, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को लाइक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चौड़ाई की बात किया जाए, जैसी चौड़ाई की बात किया जा रहा है तो देखिएगा पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम में इसका चौड़ाई हो जाएगा, हमेशा रखिएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 483 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम में इसका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है, बताइए समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, समुद्र तल से यानी कि 173 फीट ऊंचा है। कितना फीट ऊंचा है, याद रखिएगा 173 फीट ऊंचा है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, 173 फीट है, क्या है, ऊंचा है, यानी कि 53 मीटर क्या है, ऊंचा है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। औसत वर्षा की बात किया जाए, जैसी औसत वर्षा की बात किया जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। याद रखिए 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है बिहार में। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, याद रखिएगा 2.86%। याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल का, यानी कि बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, 2.86% याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और बात किया जाए कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा वाला पूछा जाए तो सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा, याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। गोवा हो जाएगा, ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। पहला पर कौन आ जाता है, याद रखिएगा राजस्थान आ जाता है। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो याद रखिएगा गोवा आ जाता है। ठीक है, सबसे छोटा की जैसी बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन है, याद रखिएगा जनसंख्या के अनुसार। याद रखिएगा जनसंख्या के अनुसार की बात किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जनसंख्या के अनुसार की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा तीसरा बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बड़ा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के अनुसार, याद रखिएगा बिहार, याद रखिएगा तीसरा बड़ा राज्य हो जाएगा। अब प्रथम कौन हो जाएगा, याद रखिएगा यूपी हो जाएगा। प्रथम कौन हो जाएगा, याद रखिएगा यूपी हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। यानी कि बिहार में परमंडलों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 9 परमंडल हो गया। आप लोग को पढ़ा भी दिए शुरुआती, बिहार में परमंडल कितना है, याद रखिएगा 9 परमंडल है। बिहार में कितना परमंडल है, तो आप लोग क्या करेंगे, 9 परमंडल है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा जिला की संख्या कितना है, बिहार में कितना जिला है। तो याद रखिए जिला की जैसी बात किया जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिला की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा 38 जिला है बिहार में, याद रखिएगा 38 जिला है। 38वां जिला अरवल हो जाएगा, यानी कि जो 38वां जिला बना है वो कौन है, याद रखिएगा अरवल है। ठीक है, 38वां जिला कौन है, याद रखिएगा अरवल हो जाएगा। अनुमंडल की संख्या कितना है, याद रखिएगा बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है, याद रखिएगा 101 है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। प्रखंड सह अंचल की बात किया जाए, यानी कि प्रखंड कितना है बिहार में, याद रखिएगा जैसी प्रखंड की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा 534 लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसी प्रखंड की बात किया जा रहा है तो आप लोग क्या लगा देंगे, 534 प्रखंड है। ठीक है, पंचायत की अगर बात किया जाए, पंचायत कितना है तो आप लोग पंचायत याद रखिएगा हमेशा 8,053 हो जाएगा। 8,053 पंचायत है बिहार में। ठीक है, आगे देखिएगा नगर निगम कितना है, याद रखिएगा नगर निगम बिहार में 19 है। और 19वां जो नगर निगम बना है ने वो कौन नगर निगम है, याद रखिएगा सहरसा नगर निगम है। कौन है, याद रखिएगा सहरसा नगर निगम है, जो कि 19वां नगर निगम बना है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे नगर परिषद के बारे में देखेंगे। नगर परिषद कितना है, याद रखिएगा 88 नगर परिषद है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नगर पंचायत की अगर बात किया जाए तो नगर पंचायत कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 154 हो जाएगा। याद रखिएगा नगर पंचायत कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 154 हो जाएगा, यानी कि नगर पंचायत। पुलिस जिला कितना बताइएगा, बिहार में पुलिस जिला कितना है, याद रखिएगा 44 हो जाएगा पुलिस जिला। और 38 जिलों के अतिरिक्त यानी कि बगहा कौन क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, बगहा एवं
नवगछिया पुलिस जिला है, याद रखिएगा 38। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, 38 जिलों के अतिरिक्त बाघा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। इसके अतिरिक्त बिहार में 4 रेल पुलिस जिला जमालपुर है, कटिहार हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा एवं क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, ये सबको क्या कीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी बताते हैं उसको क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। जो यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या करा है, बिहार की विधायिका, बिहार की विधायिका के बारे में जानेंगे। देखिएगा बिहार का विधानमंडल कैसा है, याद रखिएगा द्विसदनीय है। बिहार का विधानमंडल है जो कैसा है, याद रखिएगा द्विसदनीय है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, बिहार का विधानमंडल कैसा है, याद रखिएगा द्विसदनीय है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 243। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, 243। 243 से बिहार विधानसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, बिहार विधान पार्षद सीटों की संख्या कुल कितना है, याद रखेंगे 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कुल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, याद रखिएगा लोकसभा सीटों की संख्या की बात कर रहा है, याद रखिएगा 40 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा सीटों की संख्या हमेशा याद रखिएगा 16 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 40। यानी कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 40 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, याद रखिएगा 38। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो हमेशा याद रखिएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, याद रखिएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हमेशा याद रखिएगा 2 हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो सब लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, आप लोग को पता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, जिसमें से देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, जिसमें से हो जाएगा कटोरिया एवं मनिहार हो जाएगा, मनिहारी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 6 हो जाएगा, जिसमें से हो जाएगा गोपालगंज, हाजीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, गया हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। जिसमें से कौन हो जाएगा, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई, गया एवं सासाराम हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक, बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन है देखेंगे इसमें। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। राष्ट्रीय प्रतीक की, राजकीय प्रतीक की बात किया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, राजकीय प्रतीक, राज की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा राजकीय प्रतीक हो जाएगा। राजकीय चिन्ह क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बोधि वृक्ष, देख सकते हैं बोधि वृक्ष भी राजकीय चिन्ह, बोधि वृक्ष देख सकते हैं, इसी प्रकार का बोधि वृक्ष रहता है। देखते होंगे स्कूल में आगे की ओर लगा हुआ रहता है, ये सब यानी कि चित्र बनाया हुआ रहता है, इसी को कहा जाता है बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, 2 वास्तविक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष, 2 वास्तविक चिन्हों से घिरा हुआ क्या है, बोधि वृक्ष है, यानी कि ये 2 क्या है, वास्तविक चिन्ह है। देखिएगा राजकीय वृक्ष कौन हो जाएगा, देखिएगा राजकीय वृक्ष की बात किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पीपल हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन हो जाएगा, याद रखिएगा पीपल हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा पीपल हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के कारण इसको यानी कि पीपल रखा गया है। ठीक है, राजकीय वृक्ष आप लोग देख सकते हैं पीपल, और खुद भी देखेंगे पीपल कैसा होता है जो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें सब लोग, आगे आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर राजकीय पुष्प की बात किया जाए, बिहार के राजकीय पुष्प क्या होगा बताइएगा, बिहार का राजकीय पुष्प क्या होगा, याद रखिएगा गेंदा हो जाएगा। 2013 में घोषित किया गया, देखिएगा बिहार का राजकीय पुष्प यानी कि गेंदा हो जाएगा। गेंदा को कब घोषित किया गया, पुष्प के रूप में कब घोषित किया गया, याद रखिएगा 2013 ईस्वी में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, याद रखिएगा 2013 ईस्वी में घोषित किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग गेंदा का फूल है, राजकीय पुष्प गेंदा, यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, राजकीय पशु कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है बाबू, आप लोग ऐसा क्लास कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, यूट्यूब पर ऐसा क्लास आप लोग को कभी नहीं मिला होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा राजकीय पशु की बात किया जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बैल हो जाएगा। राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा।
2013 से पूर्व में रीच था, यानी कि 2013 से पहले यानी कि राजकीय पशु क्या था, याद रखिएगा रीछ था। ठीक है, कौन था, याद रखिएगा रीछ था। ठीक है, लेकिन 2013 के बाद याद रखिएगा राजकीय पशु किसको बनाया गया, याद रखिएगा बैल को बनाया गया। किसको बनाया गया, याद रखिएगा बैल को बनाया गया। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगला है क्या, राजकीय पक्षी के बारे में देखेंगे। राजकीय पक्षी क्या होगा बताइएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या होगा, गोरैया हो जाएगा। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा गोरैया हो जाएगा। लेकिन 2013 में याद रखिएगा 2013 के पूर्व क्या था, 2013 के पूर्व क्या था, तो याद रखिएगा फाख्ता था। याद रखिएगा क्या था, फाख्ता। याद रखिएगा 2013 के पूर्व फाख्ता था, लेकिन 2013 के बाद याद रखिएगा राजकीय पक्षी का नाम बदलकर गोरैया कर दिया गया। ठीक है, राजकीय पक्षी का नाम बदलकर याद रखिएगा गोरैया को कर दिया गया। ठीक, देख सकते हैं आप लोग गोरैया का चित्र, आप लोग को चित्र के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजकीय मछली कौन होगा, आप लोग क्या करेंगे बताएंगे। राजकीय मछली कौन हो जाएगा, याद रखिएगा मांगुर। याद रखिएगा मांगुर हो जाएगा। इसको घोषित कब किया गया था, याद रखिएगा राजकीय मछली के रूप में घोषित कब किया गया था, याद रखिएगा 2008 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है, राजकीय मछली क्या हो जाएगा, मांगुर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मांगुर का चित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग आगे क्या करेंगे बताएंगे सब लोग। ठीक है, और ध्यान से क्या करेंगे पढ़ेंगे, और सेशन को अगर अच्छा लग रहा है और लाइक करेंगे, और फीडबैक जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है क्लास जो। फीडबैक जरूर देंगे यानी कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है क्लास जो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला है राजकीय जलीय जीव। राजकीय जलीय जीव क्या है बिहार का, याद रखिएगा गांगे डॉल्फिन। याद रखिएगा गांगे डॉल्फिन है, याद रखिएगा राजकीय यानी कि जलीय जीव है। इसको 2009 में घोषित किया गया था। इसको याद रखिए कब घोषित किया गया, याद रखिएगा 2009 में। ठीक है, राजकीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, याद रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा सब लोग। आगे बताइएगा यहाँ पर प्रथम राजकीय भाषा क्या था, याद रखिएगा प्रथम राजकीय भाषा हमेशा रखिएगा हिंदी था। प्रथम राजकीय भाषा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कौन था, याद रखिएगा हिंदी था। प्रथम राजकीय भाषा कौन था, याद रखिएगा हिंदी था। द्वितीय राजकीय भाषा क्या था, याद रखिएगा उर्दू था। द्वितीय राजकीय भाषा क्या था, याद रखिएगा उर्दू था। ये भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे बिहार की झील। बिहार की झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखेंगे बिहार की झील के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग को मैप के थ्रू भी आप लोग को पढ़ा सकते हैं। सिरैया मंजिल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में याद रखिएगा मोती झील, पिपरा मंझिल। याद रखिएगा मोती झील और पिपरा मंझिल याद रखिएगा पूर्वी चंपारण में स्थित है। कुशेश्वर झील याद रखिएगा दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर झील याद रखिएगा दरभंगा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सहरसा में कौन सा झील स्थित है, याद रखिएगा सिमरी झील। सहरसा में याद रखिएगा सिमरी झील हो जाएगा। कटिहार में याद रखिएगा गोगा बिल झील हो जाएगा। गोगा बिल झील हो जाएगा जो कि कटिहार में स्थित है। भागलपुर में याद रखिएगा जगतपुर झील हो जाएगा। भागलपुर में याद रखिएगा जगतपुर झील हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, बेगूसराय में कौन हो जाएगा, कांवर झील। बेहद इंपॉर्टेंट है कांवर झील, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, पूछ दिया जाएगा आप लोग से कि कांवर झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। ये आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखते हैं नालंदा में कौन सा झील स्थित है। नालंदा में कौन सा झील स्थित है, याद रखिएगा नालंदा में हमेशा रखिएगा घोड़ा कटोरा झील स्थित है। घोड़ा कटोरा झील स्थित है। ठीक है, गया जी में याद रखिएगा मुंचलीडा झील स्थित है। ठीक है, और कैमूर में याद रखिएगा अनुपम झील स्थित है। कैमूर में कौन सा झील स्थित है, याद रखिएगा अनुपम झील स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रिवीजन आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन आप लोग के लिए देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। वहां पर तो आप लोग को मैप के थ्रू पढ़ा दिए, यहाँ पर देखिएगा रिवीजन के लिए आप लोग को ले आए हैं। ठीक है, बिहार की प्रमुख झील देखिएगा, यहाँ पर झील देखिएगा कांवर झील। कांवर झील याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। ये आप लोग क्या करेंगे बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, गोखुर झील याद रखिएगा यह प्राकृतिक झील, यह गोखुर झील हो जाएगा। इधर प्राकृतिक झील के बारे में बताएगा। और घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा राजगीर के नालंदा में। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा राजगीर के नालंदा में स्थित है। ठीक है, गोगा बिल या घोंघा झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कटिहार में हो जाएगा। अनुपम झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कैमूर में हो जाएगा। अनुपम झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कैमूर में हो जाएगा। ये प्राकृतिक झील का उदाहरण है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक झील का उदाहरण है। इसमें याद रखिएगा गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, इसमें गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, कुशेश्वर झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दरभंगा में। कुशेश्वर झील याद रखिएगा दरभंगा में स्थित है। ठीक है, मुचलिंडा झील कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बोध गया यानी कि गया जी में। देखिएगा वर्तमान में नाम इसको गया जी कर दिया गया। ठीक है, बोध गया को याद रखिएगा वर्तमान में गया जी नाम कर दिया गया है। ये आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा कुशेश्वर झील।
कहाँ स्थित है? दरभंगा में। मुचलीरा झील याद रखिएगा बोध गया, यानी कि जिसको वर्तमान में गया जी कहते हैं आप लोग, ठीक है। सिमरी झील बताइएगा, सिमरी झील कहाँ स्थित है? याद रखिएगा सहरसा में स्थित है, ठीक है। कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, मोती झील याद रखिएगा, मोती झील कहाँ स्थित है? याद रखिएगा मोतिहारी में स्थित है, जिसको हम लोग पूर्वी चंपारण के नाम से भी जानते हैं। अभी वर्तमान में मोतिहारी ही जानते, ठीक है, मोतिहारी के नाम से मोतिहारी जानते थे, ठीक है। आगे देखिएगा नागी झील याद रखिएगा जमुई में स्थित है, नागी झील याद रखिएगा जमुई में स्थित है। सरैया मंझिल कहाँ स्थित है? याद रखिएगा बेतिया यानी कि पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है। नकटी झील कहाँ स्थित है? याद रखिएगा जमुई में स्थित है, नकटी झील जमुई में स्थित है, ठीक है। पिपरा मंझिल याद रखिएगा मोतिहार जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बिहार की प्रमुख नहरें, देखिएगा बहुत बार ये भी एग्जाम में, इससे भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार की प्रमुख नहरें के बारे में भी जानेंगे, बिहार की प्रमुख नहरें के बारे में जानेंगे। देखिएगा त्रिवेणी नहर, देखिएगा कहाँ किस नदी पर है? याद रखिएगा गंडक नदी पर है। किस जिला इससे लंबान्वित होता है? लंबान्वित जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, मुजफ्फर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। तिरहुत बताइएगा, तिरहुत नहर है जो कहाँ स्थित, किस नदी पर है? गंडक पर है। और दो नदी याद रखिएगा गंडक पर ही स्थित है, और यही जिला प्रभावित अरे कि लाभान्वित होता है, यानी कि इस नदी से, इस नहर से याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला ही लाभान्वित होता है, ठीक है। पूर्वी कोशी देखिएगा, कोसी नदी पर ये बनाया गया यानी कि नहर है। और अररिया जिला लाभान्वित होता है, सुपौल जिला और पूर्णिया जिला यानी कि लाभान्वित होता है। पश्चिमी कोशी याद रखिएगा, कोसी नदी पर बनाए गए नहर है। दरभंगा अति लाभान्वित होता है, मधुबनी होता है, सुपौल होता है, ठीक है। राजपुर याद रखिएगा, राजपुर झील है, सॉरी झील नहीं है, नहर है जो कोसी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। सहरसा लाभान्वित होता है, मधेपुरा, बेगूसराय लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन नहर कहाँ है? याद रखिएगा सोन नदी पर बना है। ये औरंगाबाद लाभान्वित होता है, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल लाभान्वित होता है। ये सब क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पश्चिमी सोन के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा पश्चिमी सोन याद रखिएगा, यानी कि सोन नदी पर बनाया गया है नहर है। रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर क्या होता है? लाभान्वित होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है जो, देखिएगा बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ें, ठीक है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी सवाल बन चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, देखेंगे आप लोग देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जलप्रपात और किस जिला में स्थित है ये भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ककोलत जलप्रपात याद रखिएगा नवादा जिला में स्थित है, ककोलत जलप्रपात याद रखिएगा नवादा जिला में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? याद रखिएगा रोहतास या कैमूर में स्थित है, ठीक है। कशिश जलप्रपात याद रखिएगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात याद रखिएगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात है जो याद रखिएगा रोहतास में स्थित है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिएगा मांझर कुंड जलप्रपात, देखिएगा मांझर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? मांझर कुंड जलप्रपात हमेशा याद रखिएगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा रोहतास में स्थित है। तुतला भवानी जलप्रपात याद रखिएगा रोहतास में स्थित है। करकटगढ़ जलप्रपात याद रखिएगा कैमूर में स्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात याद रखिएगा कैमूर में स्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात है भी याद रखिएगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कैमूर में स्थित है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा वन जीव, बिहार के वन जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार के वन जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आप लोग को देखना है, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को के लिए क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि आप लोग को आसानी से दिख सके, ठीक है। आसानी से क्या हो सके, दिख सके, आप लोग के लिए छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखना है, जनाता है कि नहीं, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बिहार में क्या करा है कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन जीव अभ्यारण्य है। देखिएगा बिहार में कितना राष्ट्रीय उद्यान है? याद रखिएगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और क्या है, 12 वन जीव क्या है, अभ्यारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बताएगा, ठीक है। 2024-25 के अनुसार याद रखिएगा बिहार में एक क्या है, याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान है, और 12 क्या है, याद रखिएगा वन जीव अभ्यारण्य है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रम संख्या है, इधर अभ्यारण्य दिया है। वाल्मीकि नगर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 1779.71 वर्ग किलो क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है,
पूछा जाएगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, याद रखिएगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा बिहार के सबसे घने वन का किसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य इसके अंदर है, याद रखिएगा बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य के अंतर्गत है, याद रखिएगा वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के अंतर्गत है। ठीक है, आगे देखिएगा भीमबाध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मुंगेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मुंगेर में स्थित है। इसका फैलाव कितना है, याद रखिएगा 680.94 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा तेंदुआ रहता है, भालू रहता है, सुअर रहता है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है तेंदुआ, भालू, सुअर और मगरमच्छ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गौतम बुद्ध पक्षी विहार है जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा गया में स्थित है। कहाँ स्थित है, याद रखिएगा गया में स्थित है। इसका फैलाव है, याद रखिएगा 138.33 वर्ग किलोमीटर में फैलाव इसका है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आप लोग क्या करेंगे, आगे बताएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। और ये सब जितना भी क्लास चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। यानी कि कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है जो याद रखिएगा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। याद रखिएगा फैलाव इसका कितना है, 63.11 यानी कि वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, फैलाव है। ठीक है, इसमें देखिएगा प्रसिद्ध किसके लिए, याद रखिएगा साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है। ये जो है यानी कि कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा साइबेरिया यानी कि पक्षियों का क्या है, आश्रय स्थल है। ठीक है, इसमें देखिएगा रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, ये रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन है, याद रखिएगा कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। देखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में स्थित है और कैमूर में भी। ठीक है, देखिएगा इसका फैलाव कितना है, याद रखिएगा 1784.73 वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, याद रखिएगा जमुई में स्थित है। याद रखिएगा नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, याद रखिएगा जमुई में स्थित है। ठीक है, इसका फैलाव याद रखिएगा 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैलाव है। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, याद रखिएगा नागी बांध पश्चिम बिहार हो जाएगा। आगे देखिएगा नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, याद रखिएगा जमुई में। नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, याद रखिएगा जमुई में स्थित है। इसका फैलाव की बात किया जाए 3.33 वर्ग किलोमीटर में अनेक फैलाव इसका है। ठीक है, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया था। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य देखिएगा नालंदा में स्थित है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो नालंदा में स्थित है। इसका फैलाव है, याद रखिएगा 35.84 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आगे देखिएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में इसका फैलाव है, याद रखिएगा 8.87 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिएगा रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, नवादा में स्थित है। याद रखिएगा इसका भी फैलाव है 27.27 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर आगे देखिएगा कुशेश्वर स्थानीय, देखिएगा यहाँ पर कुशेश्वर स्थानीय के बारे में पढ़ेंगे। कुशेश्वर स्थान पश्चिम वन्यजीव अभ्यारण्य है जो याद रखिएगा दरभंगा में स्थित है और इसका फैलाव है, याद रखिएगा 29.21 वर्ग किलोमीटर में। और साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है। ठीक है, ये साइबेरिया पक्षियों का क्या है, आश्रय स्थल है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, याद रखिएगा भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, याद रखिएगा भागलपुर में स्थित है। इसका फैलाव है, याद रखिएगा 60 किलोमीटर इसका फैलाव है। ठीक है, यानी कि 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और गंगा नदी से में मुंगेर से भागलपुर तक है। ठीक है, गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक इसका फैलाव है। ठीक है, भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य रूप में प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन था, याद रखिएगा विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है, वैशाली में स्थित है। 1.98 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा सबसे छोटा यानी कि अभ्यारण्य हो जाएगा, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है जो
देखिएगा यहाँ पर मैप के थ्रू आप लोग को बता देते हैं बिहार में वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, मैप के थ्रू आप लोग को क्या करते हैं बता देते हैं। देखिएगा पश्चिमी चंपारण में 2 वन्य जीव अभयारण्य है। पहला हो गया वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। देखिएगा दरभंगा में याद रखिएगा एक है कुशेश्वर स्थान पश्चिमी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। आगे देखिएगा यहाँ पर बेगूसराय में याद रखिएगा कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर आगे आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग को मैप के थ्रू आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैप के थ्रू आप लोग को पढ़ाया जाएगा। देखिएगा भागलपुर में याद रखिएगा विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, और मुंगेर में स्थित याद रखिएगा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, और जमुई में याद रखिएगा नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, जो कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य जो इसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा नवादा में देखिएगा यानी कि रजौली वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। नालंदा में देखिएगा यानी कि राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। आगे देखिएगा गया जी में याद रखिएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। कैमूर में देखिएगा आप लोग यहाँ पर कैमूर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, वैशाली में देखिएगा बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि मैप के थ्रू भी आप लोग को क्या कर देते हैं बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आगे जो। ठीक है, आगे को आप लोग क्या करना देख सकते हैं, बिहार के अर्थव्यवस्था के अनुसार बताएंगे। यहाँ पर बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से जानेंगे। ठीक है, बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग को जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखिएगा ये बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग यानी कि जून 2024 तक है। ठीक है, जून 2024 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप लोग को देखना है, देखिएगा मधुबनी, इसमें मधुबनी चित्रकला में याद रखिएगा मधुबनी चित्रकला उत्पाद में याद रखिएगा स्थान कौन सा है, याद रखिएगा मिथिला हो जाएगा। ठीक है, सिक्की घास शिल्प में याद रखिएगा जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा उत्तर बिहार में। सुजनी कढ़ाई हो जाएगा जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है, हस्तलिखित है। ठीक है, क्षेत्र क्या हो जाएगा हस्तशिल्प हो जाएगा। शिल्प हो जाएगा जो कि भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। मंजूषा आर्ट हो जाएगा जो कि भागलपुर में स्थित है। पीपल वर्क हो जाएगा जो कि भागलपुर में स्थित है। खिलावा खाजा हो जाएगा जो कि शिलाव जो कि नालंदा में स्थित है। मिष्ठान के लिए मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मिठाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है जो जर्दालूम आम यानी जर्दालू आम के लिए याद रखिएगा प्रसिद्ध कौन है, याद रखिएगा स्थान कहाँ है, याद रखिएगा भागलपुर में। और कतरनी चावल के लिए याद रखिएगा प्रसिद्ध कौन है, याद रखिएगा भागलपुर हो जाएगा। मगही पान याद रखिएगा औरंगाबाद, नवादा, गया, नालंदा, गया जी यहाँ पर लिखिएगा, और याद रखिएगा मगही पान। और किस क्षेत्र में, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में सब आता है। शाही लीची के लिए याद रखिएगा मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। मिथिला मखाना के लिए याद रखिएगा दरभंगा, मधुबनी आदि प्रसिद्ध है। मार्च 2023 में याद रखिएगा धान चूड़ा याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण प्रसिद्ध है। 2023 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 2023 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर कह रहा है बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण उद्योग इधर का नाम है, यह इधर स्थान है। देखिएगा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बरौनी जिला में स्थित है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बरौनी में स्थित है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, मोकामा में स्थित है। आगे देखिएगा रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मधेपुरा में स्थित है। रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बेला जो कि सारण जिला में स्थित है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, मढ़ौरा में हो जाएगा जो कि सारण जिला में स्थित है। ये आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। आगे देखिएगा एक तो है कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, याद रखिएगा हरनौत जो कि नालंदा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बिहार के अधीन उपक्रम को क्या करेंगे जानेंगे। देखिएगा इधर उद्योग का नाम दिया हुआ है, इधर स्थान का नाम दिया। ठीक है, देखिएगा बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, याद रखिएगा फतुहा जो कि पटना में पड़ता है। अगर देखिएगा बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में हो जाएगा। तो बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में स्थित है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में स्थित है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ स्थित है, याद रखिएगा भागलपुर में स्थित है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में स्थित है। ये भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे सबको, ये सबको क्या करना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में स्थित है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में स्थित है। ये भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
यहाँ पर देखिए आगे है बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो भी पटना में स्थित है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में स्थित है। अगला देखिएगा बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा उत्पाद और क्षेत्र। चमड़ा उत्पाद कहाँ होता है, तो देखिएगा चमड़ा का उत्पादन पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। चीनी का उत्पादन याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में होता है, पूर्वी चंपारण और सारण में होता है, ठीक है। कागज का उत्पादन याद रखिएगा समस्तीपुर में होता है, रोहतास में होता है, दरभंगा में होता है। कागज का उत्पादन याद रखिएगा समस्तीपुर में और रोहतास में और दरभंगा में होता है, ठीक है। आगे देखिएगा रेशम उत्पादन में देखिएगा भागलपुर प्रसिद्ध है। रेशम उत्पादन में याद रखिएगा कौन प्रसिद्ध है, याद रखिएगा भागलपुर प्रसिद्ध है। रेशम उत्पादन में भागलपुर प्रसिद्ध हो जाएगा। सूती वस्त्र में याद रखिएगा गया हो जाएगा, पटना हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। सूती वस्त्र में याद रखिएगा गया हो जाएगा, पटना हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। औषधि में याद रखिएगा मुजफ्फरपुर और पटना हो जाएगा, ठीक है। सीमेंट उत्पादन में याद रखिएगा रोहतास हो जाएगा। सीमेंट उत्पादन में याद रखिएगा रोहतास हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उर्वरक में याद रखिएगा बरौनी हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। फ्लाईवुड में याद रखिएगा, फ्लाईवुड में याद रखिएगा हाजीपुर हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कालीन में याद रखिएगा ओबरा हो जाएगा और ओबरा उसी यानी कि औरंगाबाद हो जाएगा। तेल शोधन में याद रखिएगा बरौनी प्रसिद्ध ही, बचपन बहुत बने की पढ़े यानी कि बरौनी प्रसिद्ध है, ठीक है। तेल शोधन में याद रखिएगा बरौनी ही प्रसिद्ध है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। बिहार में कुल देखिएगा, बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं, तो आप लोग को पता होनी चाहिए, 4 रेल मंडल है। सोनपुर रेल मंडल हो जाएगा और किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा ईसीआर क्षेत्र में आता है। दानापुर रेल मंडल ईसीआर क्षेत्र में आता है। समस्तीपुर रेल मंडल ईसीआर क्षेत्र में आता है। कटिहार रेल मंडल याद रखिएगा नेफर में आता है, ठीक है। किस में आता है, तो याद रखिएगा नेफर में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आगे आप लोग यहाँ पर आप लोग को देखना है सब लोग को, ठीक है। बिहार में स्थित हवाई अड्डे के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में स्थित कौन कौन सा हवाई अड्डा है उसको देखेंगे, ठीक है। हवाई अड्डे के बारे में पढ़ेंगे। स्थान प्रकार देखिएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पटना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा गया में हो जाएगा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दरभंगा में, ये घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। आगे देखिएगा जोगबनी हवाई अड्डा है जो याद रखिएगा जोगबनी अररिया में है, याद रखिएगा ये भी घरेलू हवाई अड्डा है। रक्सौल हवाई अड्डा है, याद रखिएगा रक्सौल यानी कि पूर्वी चंपारण में स्थित है, ये भी घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। चुनापुर हवाई अड्डा है जो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पूर्णिया में, जो कि रक्षा हवाई अड्डा है, ठीक है। रक्षा के लिए हवाई अड्डा है। देखिएगा यहाँ पर जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर जल मार्ग की संख्या, नदी, मार्ग, क्षेत्र, कुल लंबाई। देखिएगा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 याद रखिएगा गंगा नदी पर बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसका कुल लंबाई हो जाएगा 1620 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 हो जाएगा, गंडक नदी पर बनाया गया, ठीक है। और बिहार उत्तर प्रदेश हो जाएगा 296 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 हो जाएगा जो कि घाघरा नदी पर बनाया गया है, बिहार उत्तर प्रदेश, और 354 किलोमीटर यानी कि जोड़ता है। ये सबको क्या करेंगे, याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 54 हो जाएगा जो कि कर्मनाशा पर बनाया गया, बिहार उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। 8600 इसका कुल लंबाई कितना है, 86 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 58 की बात किया जाए तो याद रखिएगा कोसी नदी पर स्थित है और याद रखिएगा बिहार में स्थित है, ठीक है। और बिहार मार्ग क्षेत्र याद रखिएगा 236 किलोमीटर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 की बात किया जाए तो याद रखिएगा, हमेशा रखिएगा 81 की जैसी बात किया जाए तो याद रखिएगा पुनपुन नदी पर बनाया गया है, बिहार में स्थित है और 35 किलोमीटर इसका लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 94 की बात किया जाए तो याद रखिएगा सोन नदी पर है, बिहार में है, याद रखिएगा 141 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न के बारे में देखेंगे, यानी कितना पढ़े आप लोग के लिए। देखिएगा इतना आप लोग को पढ़ाएं, आप लोग को देखिएगा इसमें आप लोग क्या करिएगा, गलत मत कीजिएगा, इतना आप लोग के लिए पढ़ा दिए, ठीक है। तो अभ्यास आप लोग कर लेते हैं इस प्रश्न को, यानी कि इस प्रश्नों को अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ये सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, देखिएगा बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है, यानी कि बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन होगा। देखिएगा बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 में सवाल आ चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सब सवालों पर, ठीक है। याद रखिएगा घरेलू गौरैया हो जाएगा, गौरैया को याद रखिएगा बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी माना जाता है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो इसको देखिएगा। बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी घरेलू गौरैया है। गौरैया को 2013
में बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। याद रखिएगा, गौरैया को 2013 में बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सब। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया था। देखिएगा, ये भी 2025 में पूछा गया था। याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा ने। किसने? याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा ने। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिएगा 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण सिन्हा ने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया। यह केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रारंभ किया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही भाग था। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो ये सबको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये सब देखिएगा, बिहार दरोगा चाहे बिहार पुलिस का अगर आप लोग तैयारी करते हैं, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या करा है कि महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? याद रखिएगा, पावा में, यानी कि पावापुर में। ठीक है, याद रखिएगा, पावा शहर है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रकार पावा शहर है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन अथी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, विक्रमशिला महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे सब लोग। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, बताएंगे। देवपाल होगा कि गोपाल द्वितीय होगा कि नारायण होगा कि धर्मपाल? याद रखिएगा, धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला याद रखिएगा, एक मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, हमेशा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जो यहाँ पर देखिएगा, आगे आप लोग के सामने आ गया है। देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है कि बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? देखिएगा, ये सब बिहार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। कब? याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। सब लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है कि बिहार को पहली बार वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर राज्य बना दिया गया था। और बिहार से याद रखिएगा झारखंड भी अलग हुआ था। झारखंड भी अलग हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? ये 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। 2000 ईस्वी में झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, और याद रखिएगा, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था, याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी? बताइएगा, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी और उर्दू हो जाएगा। पहला हो जाएगा हिंदी, पहला पढ़ना कौन हो जाएगा? याद रखिएगा हिंदी। दूसरा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा उर्दू हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप लोग। आगे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आगे क्या करा है। जो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकार किन शहरों आयोजित किए गए? वे अधिकार किन शहरों में आयोजित किए गए हैं? तो बताएंगे सब लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, पटना हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, गया हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग आगे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि देखिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण यानी कि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? याद रखिएगा बिहार राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य? याद रखिएगा बिहार राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आप लोग को ध्यान देना है सब सवालों पर, ये सब सवालों पर आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है, और देखेंगे आप लोग यहाँ पर आगे क्या कर रहा है। जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी? बताइएगा, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? याद रखिएगा गंगा हो जाएगा, जो कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? पश्चिम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, बिहार
वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1868 ईस्वी में बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में हुई थी। मुजफ्फरपुर में सैयद अहमद अली द्वारा की गई थी। ठीक है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी? याद रखिएगा 1868 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिला में। कहाँ? याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? याद रखिएगा, हमेशा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। जो देखिएगा, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो याद रखिएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, ये सबको आप लोग को क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है। देखिएगा, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? बताइएगा, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? बताएंगे सब लोग, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? सब लोग कमेंट बॉक्स में देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है क्या है? देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या है। जो यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कह रहा है कि 2019-20 में बिहार में जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सब लोग आगे क्या करा। जो यहाँ पर देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमेशा रखिएगा, ऑप्शन क्या रहेगा? डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, आगे आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। देखिएगा 17 नंबर पॉइंट क्वेश्चन से यहाँ पर क्या करा है? देखिएगा, आप लोग के सामने है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया था। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या है। जो अगला पॉइंट आप लोग को क्या करना है? ध्यान देना है। यहाँ पर अगला पॉइंट करा कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांजिस्टर बनी है, यानी कि कब बनी है? याद रखिएगा, किससे संबंधित है? याद रखिएगा, पुलिस उप निरीक्षक से संबंधित है, यानी कि पुलिस उप निरीक्षक से संबंधित है। भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा क्या कह रहा है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? याद रखिएगा, नंद वंश ने शासन किया था। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? याद रखिएगा 1918 है। ठीक है, 918 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को याद रखिएगा 918 क्या महिलाओं की पूछ रहा है। ठीक है, लिंग अनुपात कितना है? याद रखिएगा 918 हो जाएगा, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितना महिला हो जाएगा? याद रखिएगा 918 महिला हो जाएगा। ठीक है, 1000 पुरुषों पर याद रखिएगा 918 महिला हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे? हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। जो यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तांती तातवा हो जाएगा। ठीक है, तांती तातवा हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे आगे। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग को क्या करना है? ध्यान देना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिएगा। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? याद रखिएगा बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आगे करा कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, यानी कि कैसे समाचार पत्र था? क्षेत्रीय समाचार पत्र के उद्योग की सर्वहितैषी की चैतन्य चंद्रिका। याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन करेगा सी हो जाएगा, सर्वहितैषी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें। 24 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो बताइएगा बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो सब लोग बताएंगे। ठीक है,
सब लोग क्या करेंगे बताएंगे बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। तो सब लोग क्या करेंगे बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में, ठीक है। 1978 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। यह बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र था, ठीक है। याद रखिएगा बिहार में दूरदर्शन केंद्र याद रखिएगा 1978 में स्थापित किया गया था और बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। और बिहार का यह प्रथम दूरदर्शन केंद्र था, ठीक है। चलिए बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है। याद रखिएगा छठ पूजा हो जाएगा, ऑप्शन करेगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो यहाँ पर देखिएगा भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीन क्या थे बताइएगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीन क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार का क्या है। तो याद रखिएगा कढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। याद रखिएगा 1913 ईस्वी में, ठीक है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी। याद रखिएगा बांकीपुर में बुलाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सब लोग। 28 नंबर क्वेश्चन से आप लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में। याद रखिएगा 16 सीटें। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। याद रखिएगा 16 सीटें, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या है जो आगे सब लोग को क्या करना है ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। याद रखिएगा 38 सीटें आरक्षित है, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। याद रखिएगा कितना थी। याद रखिएगा 10.41 करोड़ हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितना थी इतना थी और महिलाओं की जनसंख्या याद रखिएगा इतना थी, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है जो 31 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है। याद रखिएगा प्रथम हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का क्या करेंगे जवाब देंगे और याद रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन से कि 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। याद रखिएगा 25.42% थी। ये आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यानी कि कैमा राज्य बना था। याद रखिएगा तीसरा राज्य होगा। पहला राज्य यूपी होता है, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कौन। याद रखिएगा अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा यहाँ पर आगे क्या कर रहा है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन सी हो जाएगा गन्ना हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आगे क्या है जो यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होती थी। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम क्या प्राप्त होता था, शोर और अफीम प्राप्त होता था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग को क्या करना है देखना है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, देखिएगा आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। बिहार में याद रखिएगा अफीम और क्या प्राप्त होता था, शोर की प्राप्ति होती थी, ठीक है। शोर का उत्पादन याद रखिएगा बंगाल में प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा कौन व्यापार करते थे, मुख्य रूप से व्यापार करते थे। पुर्तगाली करते थे, डच करते थे, अंग्रेज करते थे और फ्रांसीसी करते थे, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। बताइएगा बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कृषि हो जाएगा। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा पश्चिम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बताइएगा बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। याद रखिएगा गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्र में याद रखिएगा बांगर मिट्टी मिलती है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। आगे ध्यान देंगे। यहाँ पर आगे है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी हुई। बताइएगा किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में।
ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग को देखना है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी मगध से याद रखिएगा गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, आगे आप लोग क्या करना, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो यहाँ पर आगे आप लोग को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करा है, जो देखिएगा कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिएगा, बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां सोन है, जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक, याद रखिए इसमें देखिए ऑप्शन में क्या यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और गंगा में पटना के पास मिल जाती है। गंगा में पटना के पास कहा क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी है जो कोसी की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, जो कि कोसी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 यानी कि कब हुआ था, याद रखिएगा 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा है। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार का गांधी के रूप में याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति भी थे और संविधान के प्रथम क्या अस्थायी अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान के। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की आंदोलन की गई थी, स्थापना की गई थी? चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन आगे दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने आगे दिया हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखना है। आप लोग को क्या करना है, देखना है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ही होगा। ठीक है, यहाँ पर बी ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, बेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग, इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ ही ऐसा है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली। दीपावली यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। देखिएगा, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, कौन था, याद रखिएगा पटना था। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बताइएगा, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? याद रखिएगा, स्वामी शहजादा नरेश सरस्वती जी हो जाएंगे, जो कि बिहार का उग्र कृषक नेता था। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग आगे क्या है। जो प्रश्न यहाँ पर है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1855-56 के बिहार के संथालियों ने। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? याद रखिएगा, कुंवर सिंह। ऑप्शन क्या रहेगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे। आप लोग को क्या करना है, आगे ध्यान देना। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिएगा, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन करा कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार के प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। याद रखिएगा, करियानंद वर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, याद रखिएगा करियानंद वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है। किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? याद रखिएगा हमेशा, ऑप्शन क्या रहेगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो
सब लोग को आगे यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सेशन को लाइक करेंगे, अगर अच्छा लग रहा हो क्लास को तो सेशन को क्या कर देंगे आप लोग, लाइक कर देंगे। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग के सामने 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन करा कि मुजफ्फर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड में हमेशा रखिएगा किसको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा खुदीराम बोस को। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या करा है। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह को का देहांत हुआ था, बताइएगा किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। याद रखिएगा 1858 में बाबू कुंवर सिंह का क्या हुआ था, याद रखिएगा देहांत हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 लाख की कमी हुई है। कितनी की कमी हुई है, तो रखिएगा 10 लाख की कमी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे प्रश्न है देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा उपयुक्त में से सब, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल, ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर देखिएगा कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो बताइए कौन सा राज्य है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो देखिए बिहार हो जाएगा, जो कि डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा जो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर देखिएगा बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। याद रखिएगा ऑप्शन से हो जाएगा पंचम पीढ़ी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितना है। याद रखिएगा बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा पहला झारखंड हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए सीमावर्ती मतलब कि बिहार से सटे राज्यों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान में संभाव दोनों का अभाव है, बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा आगे है कि बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रता है, ये बिल्कुल सही है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर क्या है, याद रखिएगा तीव्रता में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए भी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। अगले प्रश्न का सब लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, जो भी लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करेंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को क्या करेंगे आप लोग, लाइक करेंगे, ठीक है। सेशन को आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कैमा है। याद रखिएगा ब्रह्मा हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है जो झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, बताइएगा झारखंड है जो बिहार से कब पृथक हुआ था। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हमेशा रखिएगा बिहार से पृथक हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो यहाँ पर देखिएगा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, याद रखिएगा बौद्ध मठ हो जाएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा बौद्ध मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने जिले बताइए, बिहार राज्य में याद रखिएगा 38 जिले, ठीक है। कितने जिले हैं, याद रखिएगा 38 जिले हो जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है जो आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगले है कि बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, बताइएगा बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 9 प्रमंडल है, ठीक है। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है, आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, बताइएगा। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा, प्रथम कौन हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। प्रथम की बात किया जाए तो याद रखिएगा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बिहार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या रहेगा, ये हो जाएगा 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उपयुक्त में से एक से अधिक, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तीनों राज्य से लगती है, ठीक है। 3 राज्य से लगती है, आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा। नेपाल से भी सीमा लगती है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, नेपाल से भी याद रखिएगा। एक देश से सीमा भी लगती है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या करें, व्यवस्थित करें। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करने की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक नंबर पर शिवहर हो जाएगा। एक नंबर पर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिवहर हो जाएगा। एक नंबर पर शिवहर हो जाएगा। दूसरा नंबर की बात किया जाए तो याद रखिएगा वैशाली हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात किया जाए नालंदा हो जाएगा। चौथा नंबर की बात किया जाए नवादा हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न क्या क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। सब लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे बाबू, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करेंगे, ठीक है। और बताएंगे सब लोग कैसा लग रहा है क्लास। जो देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा पश्चिम सीमा की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आगे क्या है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्णिया नहीं सीमा साझा करता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आगे क्या है। जो बताएंगे यहाँ पर एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, कब बना है। तो याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा 1912 ईस्वी में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो चलिए क्लास यानी कि 73 क्वेश्चन आप लोग को करा चुके हैं, ठीक है। 73 क्वेश्चन आप लोग को करा चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर जिला बाई जिला पढ़ना चाहते हैं, जिला बाई जिला यानी कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर जिला बाई जिला पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जैसे पटना को पढ़ना है तो पटना के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। एक एक जिला यानी कि 38 जिला रहता है तो 38 वीडियो बनेगा, ठीक है। एक दिन में यानी कि एक दिन में एक ही जिला के बनाएंगे वीडियो, ठीक है। यानी कि पटना के बारे में बताएंगे। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलते हैं मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।